आऊज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरा नाम डॉक्टर नबील बेग है और मैं कंसल्टेंट डेंटल सर्जन हूँ। और आज जिस मौजू पे मुझे बात करनी है वो है डायबिटीज़, डेंटिस्ट्री, और ख़ास तौर पे हमने उसको देखना है रमज़ान के हवाले से। तो उस पर मैं आप लोगों के सवालात भी लूँगा और आप लोगों के जो सवालात हैं उनको आंसर भी करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं चंद बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो है वो डायबिटीज़ और डेंटिस्ट्री का क्या ताल्लुक़ है आपस में। डायबिटीज़ और डेंटिस्ट्री के ताल्लुक़ को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो है वो रमज़ान से रिलेटेड हमें क्या क्या एहतियात करनी है और कौन कौन सी ग़ज़ा लेनी है और किस किस तरीके से हम अपने मुंह की सेहत का ख्याल रख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, हमारे व्यूवर्स थोड़े से और आ जाएं तो फिर मैं बात शुरू करता हूँ, ताकि ये है कि हम जो मैं बात करूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस बात को हम डिलीवर कर सकें और लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके रमज़ान के महीने में, ख़ास तौर पे जो हमारे ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं। शुरू करता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप लोगों के सवाल आते जाएंगे उनको फिर हम डिस्कस कर लेंगे, बीच में उनको आंसर भी कर दूंगा साथ साथ। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ज़ियाबतीस जो है वो बहुत सारी बीमारियों की कहते हैं कि जी एक जड़ है। ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारी बीमारियों का सबब बन सकती है। लेकिन ये किस वक्त सबब बन सकती है ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। ये उस वक्त सबब बनती है जब ये अनकंट्रोल हो, यानी कि डायबिटिक के वो लेवल्स जो कि नॉर्मल लेवल से बढ़े हुए हों, वहाँ पर आकर फिर ये दूसरे किस्म की पेचीदगियाँ और दूसरे जो है वो अमराज का सबब बनती है। मुंह के जब हम अमराज की बात करते हैं तो मुंह के अमराज ऐसे हैं जो हर इंसान को, किसी भी इंसान को हो सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो डायबिटिक है या डायबिटिक नहीं है। पहले तो मुंह के जितने भी अमराज हैं वो किसी भी शख्स को हो सकते हैं, चाहे वो डायबिटिक हो या डायबिटिक ना हो। लेकिन अगर हम इसका मवाजना करते हैं या कंपैरिजन करते हैं मुंह के अमराज का एक डायबिटिक पेशेंट के अंदर, और इसको अगर हम कंपेयर करके देखें एक ऐसे पेशेंट से जो कि नॉन डायबिटिक हो या जिसकी डायबिटीज़ जो है वह कंट्रोल हो, तो ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक होते हैं और जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती, उनमें इन अमराज की जो शरह है वो कह लीजिए तकरीबन 2 से 3 गुना ज़्यादा है उन मरीज़ों से जिनके अंदर डायबिटीज़ ना हो या डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल हो। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि डायबिटीज़ का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो फिर ये वजह बनेगी बहुत सारी बीमारियों की, जिसमें मुंह के अमराज भी बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र हैं और बहुत ज़्यादा मुंह के अमराज की वजह बनती है डायबिटीज़ का अनकंट्रोल होना। अब वो कौन कौन से मुंह के अमराज हैं जो हम कॉमनली देखते हैं ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती? उसमें मसूड़ों का सूज जाना, मसूड़ों से खून आना, मुंह का खुश्क रहना, मुंह के इन्फेक्शन, या हमारा स्लाइवा जो हम जिसे थूक कहते हैं उसकी फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ फंगल इन्फेक्शंस। तो ये वो इन्फेक्शंस हैं जो बहुत कॉमनली नज़र आ रहे होते हैं उन डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती। तो पहली कोशिश तो ये कीजिए कि अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के आसान से तरीके हैं कि अपने डायबिटिक स्पेशलिस्ट का रूटीनली विज़िट कीजिए, उनकी बताई गई जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो मेडिसिन्स हैं, उनको फॉलो कीजिए। जिस तरह की ग़ज़ा में एहतियात बताई गई है वो एहतियात पे पूरे तरीके से अमल कीजिए। अगर एक्सरसाइज़, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत हेल्प करती है, आपके डायबिटिक स्पेशलिस्ट ने आपको एक्सरसाइज़ का मशवरा दिया है तो एक्सरसाइज़ भी कीजिए।
अब ये समझ लीजिए कि मुंह के जो मसाइल मैंने आपसे ज़िक्र किया, जिसमें मैंने आपसे कहा कि जी मसूड़ों के अंदर खून आना है या मसूड़ों का सूज जाना है या मुंह का खुश्क होना है या फंगल इन्फेक्शन है, इनकी वजूहात क्या है। डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनमें एक सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि खून का बहाव, जो ब्लड सप्लाई होती है वो डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ, डिफरेंट जो जिस्म के आज़ा की तरफ निस्बतन एक आम आदमी के या एक ऐसे शख्स के जिसकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो। अब जब खून का बहाव कम होता है तो जाहिर सी बात है कि प्रॉपर वे में ब्लड आपके दांतों तक, आपके मसूड़ों तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से मसूड़े कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसूड़े अपनी ग्रिप जो है दांतों के ऊपर वो छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये तो एक वजह है। दूसरा मैंने आपसे जो कहा कि मुंह का खुश्क होना है, उसमें क्या होता है कि बाज़ दफ़ा डायबिटीज़ की वजह से या बाज़ दफ़ा हम दवाइयाँ कुछ ऐसी ले रहे होते हैं डायबिटीज़ की, जिससे स्लाइवा या थूक की जो फॉर्मेशन है वो कम होना शुरू हो जाती है। उससे जो मरीज़ को देखना पड़ती है प्रॉब्लम या फेस करना पड़ता है वो मसला होता है मुंह के खुश्क होने का। अच्छा, मुंह के खुश्क होने से क्या होता है कि जो हम ग़ज़ा, जो हमारा खाना पीना वो दांतों की सतह पे चिपका रहता है, थूक की कम पैदावार की वजह से वो चीज़ प्रॉपर्ली वॉश नहीं हो पाती है। अब वो चीज़ आपकी दांत की सतह के ऊपर चिपकी रहती है, जिसकी वजह से डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शंस, क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ पर मौजूद है, जरासीम वहाँ पर मौजूद है, फिर वो आपकी दांत की सतह को खोखला करना शुरू करते हैं, दांत की सतह को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो बड़ी वजह है वो है खून के, जिससे हमारे मसूड़े कमज़ोर हो रहे हैं और मसूड़े दांत के ऊपर अपने ग्रिप छोड़ रहे हैं। दूसरा, अगर हमारे मुंह के अंदर स्लाइवा की या थूक की फॉर्मेशन या पैदावार कम हो जाए तो वो उस प्रॉपर वे में दांतों को या दांतों के बीच वाली जो जगह है उसको साफ़ या वॉश नहीं करता, जिसकी वजह से खाने पीने के ज़रात दांत की सतह के साथ चिपके रहते हैं और वहाँ पर फिर वो बैक्टीरियाज़ जो हैं वो आपकी दांत की सतह को ख़राब करते हैं। अब ज़रा सा समझिए इस चीज़ को कि जब एक चीज़ की ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाए, एक ब्लड सप्लाई प्रॉपर वे में ना हो रही हो और वहाँ पर जो स्लाइवा है, जो थूक है, उसकी वहाँ पर हमारे मुंह के अंदर लाखों किस्म के जो बैक्टीरियाज़ हैं, जो जरासीम मौजूद हैं, उनके लिए एक आइडियल कंडीशन बन जाती है, एक ऐसी इन्वायरमेंट बन जाती है कि वो वहाँ पर इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। वैसे भी जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है, उनमें इन्फेक्शन जो है वो निस्बतन ज़्यादा होता है उन मरीज़ों से जो कि डायबिटिक ना हो या जिनकी डायबिटीज़ जो है वो। तो मुंह के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ने की वजह खून के बहाव का कम होना और स्लाइवा का या थूक की जो प्रोडक्शन है उसका कम होना होता है। इस वजह से जो वो डायबिटिक पेशेंट्स को ये मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब क्योंकि रमज़ान का महीना आ रहा है, बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, एक चीज़ कि हर इंसान भरपूर तरीके से, एक मुसलमान जो है वो भरपूर तरीके से चाहता है कि वो अपने इन फ़राइज़ को पूरा कर सके, इबादत में भरपूर तरीके से शामिल हो सके। वो एक लम्हे के लिए इस चीज़ को भूल जाता है कि जी वो डायबिटिक है या नहीं है, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी और अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देने की कोशिश होती है। बिल्कुल दीजिए, भरपूर तरीके से दीजिए। डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनको ख़ास तौर रमज़ान का माह शुरू होने से कम 1 माह पहले या 1.5 माह पहले अपने डायबिटिक स्पेशलिस्ट से मिल लेना चाहिए। उनके साथ मिलके अपनी ड्रग्स को, जो वो मेडिसिन ले रहे हैं वो, और अपने लाइफस्टाइल को, जो उनकी डाइटरी हैबिट्स हैं या जो एक्सरसाइज हैं, उनके प्लान्स को सेट कर लेना चाहिए और अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए इस चीज़ के लिए, ताकि रमज़ान के महीने में वो भरपूर तरीके से बग़ैर किसी पेचीदगी के अपने फ़राइज़ जो हैं वो अंजाम दे सकें। अब आते हैं कि जी डेंटल की क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि खून का बहाव कम हो रहा है डायबिटीज़ होने की वजह से। दूसरा जो मैंने आपसे कहा वो ये है कि बाज़ दफ़ा स्लाइवा की प्रोडक्शन कम होती है, जिससे मुंह के खुश्क होने के चांसेस। अब माह रमज़ान के अंदर 2 तरह की तब्दीलियाँ आती हैं। एक तब्दीली तो आएगी आपकी दवाई लेने के औक़ात में, वो इसलिए कि तकरीबन अगर हम एक रफली भी एस्टिमेट करते हैं तो 13 से 14 घंटे का जो है वो रोज़ा हमारे मुल्क में, हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमें पड़ता है। अब अगर एक 13 से 14 घंटे का जो बीच में वक्फ़ा आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी मेडिसिन लेने के कार हैं वो तब्दील होंगे। दूसरी वो ये है कि हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं, जो हमारी ग़ज़ा लेने का चीज़ें हैं जो हम नॉर्मल रूटीन में नहीं खाते,
उनका इंटेक बढ़ जाता है और रमज़ान के महीने में हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अब किन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें जूस का इस्तेमाल है, जिसमें खजूर का इस्तेमाल होता है, जिसमें तेल वाली अशिया हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हम नॉर्मल या जो रूटीन में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो ग़ज़ा होती है उसमें आम दिनों में इसका इतना इस्तेमाल नहीं होता। दो तरीके से अब हमारे मुंह के ऊपर या मुंह की सेहत के ऊपर असर आ रहा है। डायबिटिक पेशेंट्स में ख़ास तौर पे दो तरीके से इसका असर आ रहा है। एक तो ये कि उनकी दवाई का, चाहे वो मेडिसिन ले रहे हैं चाहे वो इंसुलिन पे हैं, एक वो चेंज हो गया पैटर्न। दूसरा जो फ़र्क आया वो क्या हुआ कि वो फ़र्क हो गया आपकी डाइट का, उन चीज़ों का, उन खाने के आइटम्स का जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में नहीं खा रहे होते या कम खा रहे होते हैं, लेकिन रमज़ान में आके उनका इस्तेमाल जो है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि एक मसूड़े का कमज़ोर होना और थूक का कम बनना, ये तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस में आ सकता है। लेकिन तीसरी चीज़ जो होती है, जैसे हम प्लाक कहते हैं, जो कि खाने पीने की ज़र्रात की एक बारीक सी तह होती है जो दांत की सतह के ऊपर आकर चिपक जाती है और वो फिर मसूड़े के साथ इस तरह इंगेज हो जाती है कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाती दांत तक। अब देखिए यहाँ दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये कि वैसे ही डायबिटीज़ की वजह से खून का बहाव कम है, दूसरा हमारे खाने पीने की ज़रात की एक वो तह जो दांत की सतह पे आके जम गई है और जिसने मसूड़े के ऊपर एक मुस्तकिल दबाव डाला हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर आपके मसूड़े की सेहत को ख़राब करना शुरू करती हैं। शुरू में जो स्टेज है, ज़ाहिर बात है इसे पेरियोडोंटाइटिस कहा गया, ये पेरियोडोंटल प्रॉब्लम कहा गया कि मसूड़े जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू होते हैं। और एक स्टेज ये आती है कि अगर इनका ख्याल ना किया जाए या इन पे तवज्जो ना दी जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह डैमेज होते हैं कि ये मसूड़े के साथ साथ जो दांत के नीचे वाली है जिसके अंदर हमारा दांत पड़ा होता है, ये उसको भी ख़राब करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मसूड़े के कमज़ोर होने के, मसूड़े के ख़राब होने के साथ साथ जो है वो वहाँ तक पहुँच जाता है। एक चीज़ की सप्लाई वैसे नहीं हो पा रही, दूसरा हमारी प्रॉपर सफाई ना करने की वजह से, हमारी ऐसी अशिया के इस्तेमाल की वजह से जो दांतों की सतह पे आकर चिपक जाती हैं, से साफ़ नहीं हो पा रही है, हम प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर पा रहे और वो वहाँ पर पड़ी हुई मुस्तकिल दबाव दे रही हैं। तो एक मसूड़ा वैसे ही कमज़ोर हो खून के बहाव ना होने की वजह से, और दूसरा उसके ऊपर ग़ज़ा का एक लोड आ जाए, ये दोनों चीज़ें मिलकर आपके मसूड़े को इस हद तक कमज़ोर करती हैं कि शुरू में तो मसूड़ा सिर्फ दांत के ऊपर अपनी ग्रिप छोड़ेगा, वक्त के साथ साथ वो आहिस्ता आहिस्ता अपने लेवल से इतना नीचे आ जाएगा कि फिर जो हड्डी है दांत की वो भी कमज़ोर होगी और उसके अंदर भी घिसने का अमल शुरू हो जाएगा। तो डायबिटीज़ पेशेंट्स के अंदर जो कॉमन हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं वो ये कहते हैं कि जी मसूड़ों से खून आ रहा है, मसूड़ों ने अपनी जगह छोड़ दी है, दांतों के बीच में खला आ रहा है या दांत हिलना शुरू हो गया। यहाँ पर मैं अक्सर अपने मरीज़ों से कहता हूँ और आप लोगों से भी ये बात करूँगा कि दांत आपका चमकता हुआ भी हो, उसमें कोई कीड़ा नहीं लगा हुआ, कोई खोड़ नहीं लगा हुआ, कोई खड्डा नहीं है, लेकिन अगर उस पर आपने इसी तरह के खाने पीने की तय आके जम जाए और हमने सफाई का ख्याल ना किया हो तो जाहिर सी बात है कि मसूड़ा आहिस्ता आहिस्ता और हड्डी उसकी ग्रिप छोड़ देती है, फिर आपका एक चमकता हुआ दांत भी जो है वो हिल के बाहर आ जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे कही वो था कि ये स्लाइवा, अगर थूक की प्रोडक्शन कम हो रही है या स्लाइवा जो है प्रॉपर्ली मुंह में नहीं बन पा रहा दवाई की वजह से या डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन की वजह से, तो फिर आपको जिस चीज़ का दूसरा ख्याल करना है वो ये है कि हमें ऐसे फूड आइटम्स नहीं लेने हैं जिससे हमारी प्यास बढ़ती है या जिससे मुंह में खुश्क होने। दूसरी इस चीज़ का ज़रूर आपने ख्याल रखना है कि अपनी ग़ज़ा को, जाहिर सी बात है उनमें कौन सी ग़ज़ा है, जब आप चिकनी ग़ज़ा लेते हैं, जब आप चिपकने वाली ग़ज़ा लेते हैं, जब हम कोई चिकनी ग़ज़ा लेते हैं जाहिर सी बात है उससे हमारी प्यास बढ़ती है। जब हम कोई चिपकने वाली ग़ज़ा लेते हैं वो क्या करती है कि जी दांत की सतह के साथ जाके चिपक जाती है, एक मुंह में वैसे ही स्लाइवा की फॉर्मेशन कम हो रही है और दूसरा फूड पार्टिकल्स वहाँ पर पड़े हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर एक आइडियल इन्वायरमेंट बनाती हैं उन बैक्टीरियाज़ के लिए जो हमारे मुंह के अंदर इन्फेक्शंस को बढ़ा देते हैं। ये बात याद रखिएगा कि मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो उनकी ग्रोथ के जो आइडियल इन्वायरमेंट है उसके लिए उनको एक वो अशिया जो मीठी होती हैं, एक वो अशिया जो चिपकने वाली होती हैं, ये दो अशिया ऐसी हैं, या एक वो अशिया जिससे हम कहते हैं कि जी एसिडिटी बढ़ती है, ये चीज़ें ऐसी हैं जिससे ये एक ऐसा क्रिएट करते हैं जिसमें बैक्टीरिया जो है वो अपनी ग्रोथ बहुत रैपिड कर देता है, वो हमारे मसूड़ों को, हमारे दांतों को बहुत तेज़ी से ख़राब करना शुरू कर देता है।
अब शुगर के मरीज़ों को क्या क्या एहतियात करनी है, जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले तो अपने डायबिटिक जो स्पेशलिस्ट हैं या कंसल्टेंट हैं उनको विज़िट कीजिए, अपनी मेडिसिन्स के डोज, अपनी डाइट इनको सेट कीजिए। अब बात करते हैं जी डेंटल के हवाले से हमें क्या एहतियात करनी है। डेंटल के हवाले से जो ज़रूरी चीज़ है वो सबसे पहले समझ लीजिए कि आपने जब सहरी कर ली है, सहरी में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल की एहतियात कीजिएगा जिससे आप सहरी में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल की एहतियात कीजिएगा जो बहुत गज़ाएँ हों, तेल वाली गज़ाएँ हों, से चिपकने वाली गज़ा हों, इनकी एहतियात करें। ये तो वो एहतियात है जो गज़ा की सूरत में कर सकते हैं। दूसरा काम जो आपने करना है वो ये है कि सहरी करने के बाद तसल्ली से अच्छे तरीके से ब्रश करेंगे आप। आपका जो ब्रशिंग टाइम होगा वो सहरी करने के बाद है। क्यों? क्योंकि हमारे आगे तकरीबन 13 से 14 घंटे का वक्फ़ा है। अगर हमने उस वक्त ब्रशिंग नहीं की तो उस वक्त जो हमने फिर उस वक्त सुबह सहरी में जो हमने चीज़ें खाई हैं वो दांतों की सतह से चिपकी रहेंगी। वक्त के साथ साथ हमारा मुंह वैसे ही खुश्क होता चला जाता है क्योंकि प्यास की शिद्दत बढ़ती है। फिर वो खाने पीने के ज़रात वहीं दांत और मसूड़े पे पड़े रहेंगे, सलाइवा की फॉर्मेशन होगी नहीं, आपके मुंह के अंदर अमराज या तकलीफ़ बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सहरी में मुरगन ग़ज़ाओं की एहतियात कीजिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है। चिपकने वाली चीज़ों की एहतियात कीजिए। सहरी करने के बाद आप अच्छे तरीके से ब्रश कीजिए। ब्रश करने के बारे में मैं आपको बता दूं कि ब्रश के लिए जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि जी रोटेटरी मूवमेंट होनी चाहिए। जिस तरीके से मैं अपने हाथ को घुमा रहा हूँ, आप अपने ब्रश को इस तरीके से मूव करेंगे। ऊपर नीचे और साइड टू साइड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि जब हम ऊपर नीचे या साइड टू साइड करते हैं और हमारा ब्रश करते वक्त स्ट्रोक अगर हार्ड हो जाए या सख्त हो जाए या हम ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से ब्रश करें तो वो हमारे दांतों के बीच में जो मसूड़ा होता है उसको और दांत की जो ऊपर वाली सतह जहाँ से मसूड़े को पकड़ा होता है उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। इसलिए कहा गया कि ये रोटेटरी मूवमेंट कीजिए, सर्कुलेटरी मूवमेंट रखिए, रोटेटरी मूवमेंट रखिए। बहुत हल्के हाथ से आपने रोटेटरी मूवमेंट के साथ जो है वो ब्रशिंग करनी है। ब्रशिंग का टाइम कम से कम 2 से 3 मिनट होना चाहिए। ब्रशिंग ऐसे नहीं है कि बस ये निपटा के फारिग किया आपने, ठीक है। कम से कम 2 से 3 मिनट जो है वो आप अपनी ब्रशिंग कीजिए। लेकिन ये आप कब कर रहे होंगे? सहरी के बाद। रोज़ा रखने से पहले सहरी के बाद आपने ब्रशिंग जो है वो लाजमी करनी है, ताकि हमारी सहरी से लेकर अफ्तार के बीच का जो 12 से 13 घंटे का टाइम है वो टाइम हमारी ओरल कैविटी जो है या हमारा मुंह जो है वो एक आइडियल कंडीशन में हो जहाँ पर हमारे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम हो रहे हों। अब आ जाते हैं जी अफ्तार में हमने क्या एहतियात करनी है। अफ्तार के हिसाब से इस चीज़ को समझ लीजिए कि ज़ाहिर सी बात है कि हमारी खजूर का इस्तेमाल इसमें बढ़ जाता है, हमारी जूसेस का इस्तेमाल बढ़ जाता है, हमारी तेल में फ्राई हुई चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। ज़ाहिर सी बात है कि उन चीज़ों को आप अपनी मुनज़्ज़म तरीके से एक डिसिप्लिन वे में एक मुनासिब डायबिटिक स्पेशलिस्ट ने आपको मशवरा दिया होगा, यह जो आपके ग़ज़ाई माहिर हैं उन्होंने आपको मशवरा दिया होगा, उनसे ज़रूर मशवरा कीजिए कि किस तरह की ग़ज़ा और किस मकदार में हम ले सकते हैं। अब अफ्तारी के बाद भी आपने ये करना है कि अफ्तारी के बाद, खाना खाने के बाद तरावी, जब आप तरावी के अपने अदा कर लें तो सोने से पहले, ठीक है, 2 वक्त की ब्रशिंग जो है वो हमारे यहाँ बहुत होती है। एक रात को सोने से पहले बहुत ज़रूरी है और एक सुबह नाश्ते के बाद। हमारे यहाँ अमूमन जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि सुबह उठते हैं और उठने के साथ ही हम लोग ब्रश कर लेते हैं। वो ब्रश करने के बाद जो है वो हम नाश्ता करते हैं और फिर हम अपने रूटीन के कामों में चले जाते हैं। अब उससे होता क्या है कि वो खाने पीने के ज़रात वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, मसूड़े के अंदर वो इन्फेक्शन कर रहे हैं, वो उसको ख़राब कर रहे हैं। तो आइडियल टाइम है आपका रात को सोने से पहले ब्रश लाजमी करना है और सुबह आपने रमज़ानों में सहरी करने के बाद रोज़ा की नियत करने से पहले ब्रश जो है वो लाजमी करना है। मुरगन ग़ज़ाओं की सहरी में भी एहतियात है, अफ्तार में भी एहतियात है। सहरी में आप ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जो प्यास की शिद्दत को कम करती हैं, प्यास की जो एहसास है उसको कम कर सकती हैं, जैसे दही का इस्तेमाल है। मैं फिर दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि आपको रमज़ान से पहले अपने डायबिटिक स्पेशलिस्ट से एक डिटेल मुआयना करवा लेना चाहिए। उनकी बताई हुई दवाइयों के डोज जो रमज़ान के हिसाब से चेंज होंगे उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। जो ग़ज़ाई एहतियात आपको माहिर ग़ज़ा न्यूट्रिशन बताएंगे उनको फॉलो कीजिए, वो बहुत ज़रूरी हैं। और साथ साथ जैसा मैंने आपसे कहा कि सहरी के बाद ब्रश करना, सहरी के बाद रोज़ा रखने से पहले आपने नियत करने से पहले ब्रश कर लेना है अच्छे तरीके से।
ग़ज़ाओं की एहतियात करनी है जब आप ग़ज़ा ले रहे हो। अफ्तारी में आपने ऐसी ग़ज़ाओं की एहतियात करनी है जो मुरग़न हों या फिर चिपकने वाली ग़ज़ा हों या बहुत ज़्यादा मीठा। हमने मुंह में इस तरह की जो चीज़ें हैं जो उनको कंट्रोल करना है, ठीक है। अच्छा, ब्रशिंग के साथ साथ मैं यहाँ बहुत एक अहम चीज़ और आपको बताता हूँ जिसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, रात को सोने से पहले कर लीजिए। उसे हम कहते हैं जी डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस क्या है जी? आम सा धागा है, मेडिकेटेड धागा है। ये आम धागा नहीं है जो सिलाई कढ़ाई में इस्तेमाल होता है। ये एक मेडिकेटेड किस्म का धागा होता है जो कि बाकायदा मेडिसिन से कोटेड होता है। आपको आराम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। आप डेंटल फ्लॉस लीजिए और दांतों की बीच की सतह, जो दो दांत होते हैं इसकी दरमियानी सतह, क्योंकि जब हम ब्रश करते हैं तो ब्रश करके हम दांत को बाहर से साफ़ कर लेते हैं, ऊपर से साफ़ कर लेते हैं, अंदर से साफ़ कर लेते हैं। ये वाली सतह जहाँ से दो दांत आपस में कांटेक्ट में आ रहे होते हैं, ये अमूमन हमारे नेगलेक्ट हो जाती है। इस जगह की सफाई के लिए आपसे कहा गया कि वो डेंटल फ्लॉस इस्तेमाल करें। वो धागा जो कि एक मेडिकेटेड धागा है जो मेडिसिन से कोटेड है, उसको आप दो दांतों के बीच में डालेंगे। अच्छे तरीके से उसको आप आगे पीछे मूव करते हैं। बीच में आप फ्लॉस डालने के बाद उसको आगे पीछे अच्छे तरीके से मूव करके तरफ होता है या अंदर की तरफ आप कर दीजिए। धागे को आप या तो ऊपर की तरफ खींच लीजिए या फिर एक साइड उसकी फ्री करके अंदर की तरफ। तो जो दो दांतों के बीच में जो खाना आके फंसता है, जहाँ पर हमारा ब्रश नहीं पहुँच पाता है, वो आपको डेंटल फ्लॉस हेल्प करता है दांतों की दरमियानी सतह में सफाई के लिए। डेंटल विजिट्स अगर आप डायबिटिक पेशेंट्स, मैंडेटरी है कि आप रूटीनली 3 से 6 माह के अंदर, लाजमी तौर पर 3 से 6 माह के अंदर, अगर आपको मसला नहीं भी है तो जाकर एक रूटीनली विज़िट कीजिए। हो सकता है कोई एक ऐसा पोशीदा मर्ज़ हो मसूड़ों का या दांतों की दरमियानी सतह में जो आपको इस वक्त महसूस नहीं हो रहा हो और हमारी निगलेक्शन या हमारी इग्नोर करने की वजह से मज़ीद बढ़ जाए और फिर वो उस कंडीशन में आ जाए कि फिर हम दांत बचाने की पोजीशन में ना हो या वो और मज़ीद इन्फेक्शन को जो है वो फैला रही हो या स्प्रेड कर रही हो। तो डायबिटिक पेशेंट को रूटीनली विज़िट अपने रखने चाहिए 3 माह में या 6 माह में। ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह की हद है। अगर 3 माह में आप लोग विज़िट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। इन चीज़ों का ख्याल रखिए, ग़ज़ा का ख्याल रखिए, ब्रशिंग का ख्याल रखिए और जिस करना ये सफाई करना। अक्सर व बेशतर एक सवाल आता है कि जी ये कोई ट्रीटमेंट है या पता नहीं इससे दांत जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं। याद रखिए कि स्केलिंग जो है वो हमारे मुल्क में एक ट्रीटमेंट बन जाता है। यानी हम उस वक्त जाते हैं जब हमारे मसूड़े बहुत ख़राब हो चुके होते हैं, उसमें से खून आ रहा होता है और मसूड़े जो है वो डैमेज काफ़ी हद तक हो चुके होते हैं, तो फिर ये मसाइल आ रहे होते हैं। तो बेहतर है कि हम स्केलिंग को पहले करवा लें, इसको प्रिवेंशन में ले लें। यानी कि दांतों की सफाई और मसूड़ों की सफाई अगर हम रूटीनली करवा लें 6 माह में एक दफ़ा, तो मसूड़ों के अंदर वो जो गैप क्रिएट हो रहा होता है जिसमें खाने पीने के ज़रात आके फंसते हैं, रुकते हैं और फिर वो बाद में आपके मसूड़ों के ऊपर मुस्तकिल दबाव डालते हैं जिसकी वजह से मसूड़ा अपनी ग्रिप दांत के ऊपर छोड़ देता है, उन सारी पेचीदगियों से हम बच जाएंगे। अक्सर बेशतर हम ये सुनते हैं कि ये लोग कहते हैं कि ये बड़ा महंगा इलाज है। दांतों का इलाज इतना महंगा नहीं है जितना दांतों के मसाइल को इग्नोर करना है। अगर आप शुरू में जो छोटे मोटे मसले होते हैं, मिसाल के तौर पे मसूड़ों का सूजना या मसूड़ों में से खून आना, इन्हीं मसलों के साथ अगर आप पहले ही डेंटिस्ट को विज़िट कर लें तो यकीन करें कि मर्ज़ बहुत ही इनिशियल स्टेज पे मैनेज हो जाता है, ट्रीट हो जाता है और फिर उसमें जो हम कहते हैं कि ये एक एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाती है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कम हो सकती हैं। तो मुंह की सेहत से मुतालिक इन चीज़ों के ऊपर ख्याल रखिए। एक सवाल अक्सर व बेशतर पूछा जाता है और वो सवाल है कि जी मिसवाक का इस्तेमाल कैसा है। तो मिसवाक के इस्तेमाल के ऊपर नो डाउट कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी मिसवाक के बेशबहा फ़वाइद हैं। मिसवाक का इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है। मिसवाक के अंदर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी यानी उसकी जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी ग्रोथ को स्लो करने की सलाहियत मौजूद है। लेकिन फ़र्क किस चीज़ का उसको समझ लीजिए, वो ये है कि जब हम मिसवाक को जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो बड़े एग्रेसिव किस्म की, यानी हम बड़े ज़ोर से रगड़ के दांतों के साथ उसको यूज़ करते हैं। इस ज़ोर से रगड़ने से जो आप मिसवाक को इस्तेमाल करेंगे वो आपके मसूड़ों को डैमेज करना शुरू कर देती है।
ठीक है। वो मसूड़ों की जो रगड़ है, वो मसूड़ों को, फिर वो मसूड़ा आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होगा तो वो दांत के ऊपर अपनी ग्रिप को छोड़ देगा। तो बारहा मैं आप लोगों से इस चीज़ को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ब्रश भी यूज़ करें तो सॉफ्ट ब्रश, मैं ख़ास तौर पे अपने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, ब्रश भी यूज़ करें तो सॉफ्ट ब्रश यूज़ कीजिए। मूवमेंट्स रखें तो रोटेटरी मूवमेंट्स रखिए। ब्रशिंग टाइम आपका 2 से 3 मिनट होना चाहिए। रात को सोने से पहले लाजमी, रमज़ान में भी इफ्तार के बाद, खाना खाने के बाद, सोने से पहले ब्रशिंग लाजमी है। लेकिन सुबह सहरी के बाद आपने लाजमी तौर पर ब्रशिंग करनी है। रोज़े की नीयत या अज़ान होने से पहले पहले आप अच्छे तरीके से ब्रशिंग कर लेनी है। सहरी में अपनी ग़ज़ा का बहुत ख्याल रखिएगा। उन चीज़ों को लीजिए जो कि प्यास की शिद्दत को कम करती हैं। ऐसी चीज़ें नहीं लेनी जो प्यास की शिद्दत को बढ़ाएं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के अंदर 2 तरह के चैलेंजेस हैं जो बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। मसूड़े के ज़रिए खून के बहाव का कम होना और स्लाइवा की प्रोडक्शन का या थूक का बनने का अमल का कम हो जाना। ये 2 मसाइल ऐसे हैं जो मुंह में इन्फेक्शन के चांसेस को बढ़ा देते हैं मुकाबले में जिनमें डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, जिनमें डायबिटीज़ नहीं होती। डायबिटीज़ जब आपकी अनकंट्रोल होगी तब ये आपके मसाइल बढ़ाएगी, जिसमें मुंह की सेहत भी शामिल है। मुंह के अंदर हमारे पास आ जाके 2 ही चीज़ें बचती हैं। मसूड़ा है जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, और दूसरा आपका दांत है जो कि एक हार्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन दांत भी किस चीज़ के ऊपर बेस करता है? मसूड़े पे। मसूड़ा उसकी बुनियाद है, मसूड़ा उसकी बेस है। अगर मसूड़ा ही मजबूत नहीं होगा, अगर मसूड़े के ज़रिए ही ब्लड प्रॉपर्ली दांत तक नहीं पहुंचेगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर अच्छा वाला दांत जो है वो भी अपनी जगह पे कमज़ोर हो जाएगा और वो वक्त से पहले हिल के गिर जाएगा। फिर उसकी ज़ाहिर बातें पेचीदगियाँ बढ़ती हैं, फिर आपकी ट्रीटमेंट की कॉस्ट बढ़ती है, फिर उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए हज़ारों चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि जी हड्डी कितनी मजबूत है, हम फिक्स करने की बात है। रमज़ान के हवाले से ब्रशिंग पे तवज्जो दीजिए, अपनी डाइट के ऊपर खसूसी तवज्जो दीजिए। मिसवाक का इस्तेमाल बहुत अच्छी बातें कीजिए, लेकिन प्रॉपर वे में कीजिए। ज़ोर ज़ोर से रगड़ रगड़ के अपने दांतों को रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके मसूड़े को डैमेज कर देगा। सहरी के बाद लाजमी, सहरी के वक्त आपने खाना, सहरी करने के बाद लाजमी ब्रश करना है। और आप इफ्तार में भी जो चीज़ें ले रहे हैं, मैं फिर दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि क़द्र एहतियात कीजिए उन चीज़ों के लिए जो दांतों की सतह से चिपकती हैं, बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जो दांत की सतह को ख़राब करती हैं, दांत के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को फास्ट कर देती हैं। ये तो हमारी कुछ मरीज़ों से बात थी कि जी डायबिटीज़ और डेंटिस्ट्री का ताल्लुक़ क्या है, आखिर डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो है वो डेंटल प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं और रमज़ान के माह में वो क्यों बढ़ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि रमज़ान के माह में हमारा डाइट की जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। हमारे यहाँ जो एक 12 से 13 घंटे का रोज़े का एक ड्यूरेशन है वो दूसरी वजह बन जाती है। तो इन चीज़ों के एहतियात के साथ आप यकीनन अगर इन पे अमल करते हैं तरीके से आप अपने रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं, रमज़ान के अपने इस रोज़ों के फ़र्ज़ को पूरे तरीके से अदा कर सकते हैं। सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है, बैलेंस डाइट की ज़रूरत है, प्रॉपर ब्रशिंग की ज़रूरत है। ब्रशिंग के साथ साथ जैसे मैंने आपसे कहा था कि डेंटल फ्लॉस या धागे का इस्तेमाल है वो लाजमी रखिए और अपनी ग़ज़ा को थोड़ा सा मुनासिब रखिए। हाँ, ये है कि अपने डायबिटिक स्पेशलिस्ट को रूटीन में विज़िट करते रहिए ताकि वो आपकी डायबिटीज़ को मॉनिटर भी करता रहे और आपके लेवल्स को भी मॉनिटर करता रहे, क्योंकि अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल है तो वो इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं है। डायबिटीज़ का अनकंट्रोल होना सारे जो है वो मसाइल की एक बहुत बड़ी वजह बनती है। तो मैं भी अपनी बात के साथ यहीं पर ख़त्म करता हूँ और मैं यहाँ मौजूद हूँ थोड़ी देर तक। अगर जो हमें देख रहे हैं या जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो वो मुझसे ज़रूर पूछें ताकि मैं आपके सवालों का जो है वो जवाब दे सकूँ। यहाँ पर जो भी हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अगर दांतों की सेहत के हवाले से उनके जहन में कोई सवाल आ रहा है तो वो ज़रूर पूछें, मैं ताकि उनके सवालों के जवाब दे सकूं और कोशिश करूं कि अपने जवाब से उनको मुतमईन कर सकूं उनके सवाल को।
चले मेरे ख़्याल से जो मैंने बात कही वो उम्मीद है कि मैंने काफ़ी हद तक बात जो है वो क्लियर वे में अपने डायबिटिक पेशेंट्स को डिलीवर कर दी हो, ताकि वो रमज़ान के महीने में भरपूर तरीके से अपनी इबादत अपने फ़र्ज़ अदा कर सकें, और अगर जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनके ऊपर अमल, मुंह के अमराज और मुंह की पेचीदगियों से महफूज रहें और आपके जो है वो रमज़ान की इबादत मुकम्मल तरीके से चलती रहें। जी नाज खान, आपने लिखा आपके दांतों में बहुत मसला है, बताइए। जी तैमूर, वालेकुम सलाम। मैं 5 मिनट और मौजूद हूँ, आप मुझसे पूछिए जो। अच्छा देखिए, नाज खान ने पूछा है कि जी मेरे दांत खुद ब खुद गिर जाते हैं। मैंने देखिए इसीलिए अपने इस सेशन के शुरू में बताया था कि दांतों के गिरने की वजह क्या है। ख़ास तौर पे हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं और जिनकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल नहीं होती, दांत खुद ब खुद तब गिरता है जब मसूड़ा कमज़ोर हो जाता है, और मसूड़ा कमज़ोर तब होगा जब हमारी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल नहीं होगी। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगी तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई, जो खून का बहाव है मसूड़े के ज़रिए दांत तक पहुंचने का, वो प्रॉपर नहीं हो पाता। जब एक जिस्म के हिस्से तक खून प्रॉपर मिक़दार में नहीं पहुंचता तो वो हिस्सा जो है जिस्म का वो कमज़ोर पड़ जाता है। उसके कमज़ोर पड़ने से क्या होता है कि वो फिर दांत के ऊपर अपनी ग्रिप छोड़ देता है। अच्छा, आपने लिखा आपको शुगर नहीं है, लेकिन वैसे ही। अच्छा, वैसे अगर आपने कहा है कि दांत खुद ब खुद गिर रहे हैं तो यकीनन देखिए फिर इसमें विटामिन्स की कमी होगी। नाज खान, मैं आपको बता रहा हूँ कि मसूड़ों के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है, विटामिन डी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ कैल्शियम की। तो अपनी ग़ज़ा को जो है ये कीजिए, विटामिन सी लेना शुरू कीजिए, विटामिन डी लेना शुरू कीजिए। विटामिन सी से आप मसूड़े की सेहत बेहतर कर सकते हैं। विटामिन डी से जो है और कैल्शियम से जो है वो आप दांत की वो हड्डी जिसके अंदर जिस हड्डी ने दांत को पकड़ा हुआ होता है, आप उसको भी मजबूत कर सकते हैं। ठीक, रात को सोने से पहले ब्रशिंग जो है वो लाजमी करना शुरू करें, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। तो आपकी मसूड़े की सेहत और हड्डी की सेहत जैसे जैसे इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगी, दांत के खुद ब खुद गिरने का अमल जो है वो रुक जाएगा। ब्लैक होते हैं फिर गिर जाते हैं, वही मैंने आपसे अर्ज़ किया ना। देखें, ये तो बहुत ज़बान में हम समझ सकते हैं कि दांत काला क्यों हो रहा है, या कोई भी चीज़ डिसकलरेशन या डिसकलर जिसे हम कहते हैं वो क्यों हो रही होती है। वो तभी होती है जब खून वहाँ तक प्रॉपर्ली नहीं पहुँच रहा होता, और इसकी कमी, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो फिर आपके मसूड़े कमज़ोर हैं, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं। विटामिन सी, विटामिन डी और कैल्शियम लेना शुरू करें, और ब्रशिंग का जिस तरह मैंने आपसे कहा कि 2-3 मिनट तो सोने से पहले करें, और डेंटिस्ट को ज़रूर विज़िट कर लें। हो सकता है कि आपकी दांतों की सफाई की ज़रूरत हो, मसूड़े के अंदर खाने पीने के ज़र्रात डीप जाके जो हैं वो जमा हो चुके हों, जिसकी वजह से मसूड़ा जो है वो अपनी ग्रिप छोड़ रहा है। मैं आपको जी सेशन के बाद लिखवा देता हूँ, मैं इस लेक्चर के बाद आपको लिखवा देता हूँ, मैं मैसेज कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा इसी पे। मैं आपको मैसेज कर दूँगा जी कौन सी टूथपेस्ट या कौन सी विटामिन जो है वो आप अभी यूज़ कर सकती हैं या ले सकती हैं। ठीक है, इसके साथ, इस दुआ के साथ, ये जो बरकतों वाला और रहमतों वाला महीना आ रहा है, अल्लाह ताला तमाम लोगों को ये जो ख़ास तौर पे इस वक्त जिस वबाई सामना है महफूज रखे। इस वबा से हम सबकी जितना जल्दी हो सके जान छुड़ाए, ताकि हम इस बरकतों और रहमतों वाले महीने में भरपूर तरीके से अपनी इबादत पूरी कर सकें। ख़ास तौर पे आखिर में सिर्फ जाते थे इतना कहूँगा कि डायबिटिक पेशेंट से कि आप लोगों को बिल्कुल इस चीज़ को सोचना नहीं है कि जी डायबिटीज़ है तो शायद हमारी ज़िंदगी बिल्कुल खाना पीना ख़त्म, दांत ख़त्म, मसूड़े ख़त्म, कुछ भी नहीं है। डायबिटीज़ इतना बड़ा मसला नहीं है, डायबिटीज़ का अनकंट्रोल होना असल मसला है। अपनी डायबिटीज़ को आप कंट्रोल रख सकते हैं अपनी ग़ज़ा से, अपने डॉक्टर के रूटीन विज़िट से, अपनी एक्सरसाइज से। इन चीज़ों के ऊपर एहतियात कीजिए, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी इंशाअल्लाह ताला। डायबिटीज़ से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें मुंह की कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, आप उनसे महफूज रहेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखे, महफूज रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।